Today we are discuss about antibiotic. Antibiotic क्या है? It is a substance that destroy and slow down the growth of bacteria. यानी क्या डेफिनेशन हुई एंटीबायोटिक की? It is a substance that destroy and slow down या inhibit the growth of bacteria. यानी ये एक ऐसा पदार्थ है जो कि डिस्ट्रॉय करता है या फिर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देता है, स्लो कर देता है या इनहिबिट कर देता है, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। द वर्ड एंटीबायोटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड एंटीबायोसिस, यानी ये किस शब्द से लिया गया है? एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस से एंटीबायोटिक शब्द बनाया गया है। इसका मीन्स एंटीबायोसिस मीन्स होता है अगेंस्ट लाइफ। क्या मीन्स होता है? यानी कि जो बैक्टीरिया की जो लाइफ है उसके अगेंस्ट वर्क करता है, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो ये तो बात हो गई एंटीबायोसिस की, जो कि उसी शब्द से बनाया गया है एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। कौन सा है? पेनिसिलिन माना जाता है फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड ओल्डेस्ट, सबसे पुराना एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब की थी? 1928 में। यानी किसने खोज की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। और पेनिसिलिन का सबसे पहला प्रयोग, क्लिनिकली प्रयोग कब किया गया था? उसका क्लिनिकली प्रयोग किया गया था सबसे पहले जब एंटीबायोटिक को खोज की थी 1928 में, और क्लिनिकली प्रयोग किया गया था 1941। तो एंटीबायोटिक क्या है? इट इज ए सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय एंड स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है और डिस्ट्रॉय करता है, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। और एंटीबायोटिक कहां से, किस शब्द से लिया गया है? एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस मीन्स होता है अगेंस्ट लाइफ, यानी ये बैक्टीरिया की लाइफ के विरुद्ध वर्क करता है, इसलिए इसे एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी 1928 में, और इसका क्लिनिकली प्रयोग जो किया गया था वो प्रयोग किया गया था 1941 में। अब बात होती है कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, वो कहां से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है फंगस पेनिसिलिन नोटाटम। कौन सा? एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलिन नोटाटम, उससे जो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो प्राप्त किया गया था। चलिए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक। यानी एंटीबायोटिक कितने प्रकार का? तो इसको दो वर्गों में बांटा गया है एंटीबायोटिक को। नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन। यानी एक तो एक्शन के आधार पर हम एंटीबायोटिकों को वर्गीकृत कर सकते हैं, और दूसरा अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर।
तो एक तो जो एंटीबायोटिक है उसको हम मोड ऑफ एक्शन यानी उसका जो एक्शन होता है उसके आधार पर वर्गीकृत करते हैं, और दूसरा हम उसके केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन, यानी उसके एक्शन के आधार पर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। तो मोड ऑफ एक्शन के आधार पर एंटीबायोटिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला अकॉर्डिंग टू एक्शन यानी टाइप ऑफ एक्शन। एक तो मोड ऑफ एक्शन में एक तो एक्शन के आधार पर हम एंटीबायोटिक को वर्गीकृत करते हैं, और दूसरा हम करते हैं उसको स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, यानी एक तो एक्शन के आधार पर और एक एक्टिविटी के आधार पर। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्शन। टाइप ऑफ एक्शन, तो एंटीबायोटिक एक तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्शन और एक बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो एक तो हम उसको डिवाइड करेंगे, जो मोड ऑफ एक्शन है उसमें एक तो एक्शन के आधार पर उसका जो एक्शन है उसके आधार पर हम डिवाइड करते हैं, और एक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के आधार पर। तो इस तरीके से हम दो भागों में इसको विभाजित करते हैं। तो अब बात करते हैं पहले बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्शन। तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्शन के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरिसाइडल। यानी बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरिसाइडल, यानी जो टाइप ऑफ एक्शन है, यानी बैक्टीरियोस्टेटिक क्या है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है यानी स्लो कर देता है, उसे हम बैक्टीरियोस्टेटिक कहते हैं। यानी ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं उसे हम बैक्टीरियोस्टेटिक कहते हैं। और बैक्टीरिसाइडल यानी ऐसे एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं यानी किल कर देते हैं, उन्हें हम बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के हो गए टाइप ऑफ एक्शन के आधार पर, बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल। जैसे बैक्टीरियोस्टेटिक में जैसे टेट्रासाइक्लिन, एग्जांपल जैसे टेट्रासाइक्लिन। जो टेट्रासाइक्लिन है वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और जैसे पेनिसिलिन है वो क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल कर देता है। तो ये डिफरेंट हो गया टाइप ऑफ एक्शन के आधार पर। अब बात करते हैं हम बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी के आधार पर भी इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। यानी एक तो हो गया नैरो, दो आधार पर, एक फर्स्ट नैरो और दूसरा, एक तो नैरो और दूसरा हो गया जिसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो जो बेस्ड ऑफ एक्शन के आधार पर तो हमने दो प्रकार के बताए थे, और अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड। नैरो ब्रॉड में क्या अंतर है, नैरो यानी कि लिमिटेड रेंज में जो वर्क करते हैं, यानी जैसे पर्टिकुलर या तो ग्राम पॉजिटिव पर ही वर्क करेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कर रहा है उस पर ही वर्क करेगा, या ग्राम नेगेटिव पर ही वर्क करेगा, और ब्रॉड है वो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों पे ही वर्क करेगा। जैसे कि जो एरिथ्रोमाइसिन है,
जो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर वर्क करता है और उनकी नैरो यानी एक लिमिटेड रेंज है, वो लिमिटेड वर्क करते हैं। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऐसे जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों पे ही वर्क करते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन। ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों पर ही वर्क करते हैं। तो ये बात हो गई थी अकॉर्डिंग मोड ऑफ एक्शन के आधार पर हमने जो एंटीबायोटिक को टाइप्स उसके डिस्क्राइब किए थे। अब बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर, यानी केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर एंटीबायोटिक को कितने ग्रुपों में रखा गया है। तो जो अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर, जो एंटीबायोटिक है उसे केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर 12 भागों में विभाजित किया गया है। अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर जो हम एंटीबायोटिक को डिवाइड करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, तो सबसे पहले सल्फोनामाइड्स जो ग्रुप केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर रखा गया है, जैसे उसमें एग्जांपल एंटीबायोटिक्स जो आते हैं जैसे सल्फाडाइजिन, सल्फाडॉक्सिन, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं सेकंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल स्ट्रक्चर ग्रुप बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जैसे कि पेनिसिलिन और सीफालोस्पोरिन। कौन कौन से हैं? पेनिसिलिन एंड सीफालोस्पोरिन एक्सेट्रा। इसके बाद में थर्ड ग्रुप केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर अमीनोग्लाइकोसाइड्स जैसे कि जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, अमीकासिन, टोब्रामाइसिन। कौन कौन से हैं? जेंटामाइसिन, अमीकासिन, टोब्रामाइसिन एक्सेट्रा। इसके बाद में हम बात करते हैं जो चौथा ग्रुप है वो है टेट्रासाइक्लिन्स। जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, मोनोसाइक्लिन एक्सेट्रा। इसके बाद में अब जो फिफ्थ ग्रुप है मैक्रोलिड्स। जो मैक्रोलिड्स ग्रुप है केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। इसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप है लिंकोसेमाइड, जैसे कि क्लिंडामाइसिन, लिंकोमाइसिन एक्सेट्रा। इसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप आता है 7th नंबर का, जो है केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर फ्लोरोक्विनोलोन्स। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कोफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन एक्सेट्रा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कोफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन एक्सेट्रा, नॉरफ्लॉक्सासिन, ये सारे फ्लोरोक्विनोलोन्स में ही आते हैं। इसके बाद में आता है ऑक्साजोलिडिनोन जो ग्रुप है केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें एंटीबायोटिक के जो ग्रुप रखे गए हैं, जैसे कि लिंकोजोलिड, लाइनजोलिड एक्सेट्रा। लाइनजोलिड जो कि मार्केट में
आप लोगों ने सुना होगा अरिस्टो कंपनी का मेगाजोलिड नाम से आता है 600 mg में, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है बर्न पेशेंट में। जो स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बर्न पेशेंट में, उससे बचाव करने के लिए ये ग्रुप बहुत अच्छा है। लिंकोस जो लाइनजोलिड है वो 600 mg में आता है और बहुत अच्छा इफेक्टिव है। अरिस्टो कंपनी में मेगाजोलिड नाम से भी आता है। और एपिरिजोलिड, ये एग्जाम्पल है ऑक्सा, जो ऑक्सोजा जिंडोनोमिन की। इसके बाद में हम बात करते हैं निट्रियोमिडाजोल। निट्रियोमिडाजोल जो है जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल एक्सेट्रा। तो ये हो गए निट्रोमिडाजोल के एग्जाम्पल, मेट्रोनिडाजोल और ट्रिनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल एक्सेट्रा। इसके बाद में निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव्स, जो 10 नंबर का केमिकल स्ट्रक्चर का ग्रुप है जो है वो है निट्रोमिडाजोल। के बाद में निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें आइसोनाइजिड है, पायरिजिनामाइड है एक्सेट्रा। इसके बाद में एजोल डेरिवेटिव्स, ये भी केमिकल जो स्ट्रक्चर है एजोल डेरिवेटिव्स, जैसे क्लोट्रिमाजोल होता है, फ्लूकोनाजोल होता है एक्सेट्रा। फ्लूकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल। और इसके बाद में लास्ट है ग्लाइकोपेप्टिडिन एंटीबायोटिक्स। जो ग्लाइकोपेप्टिडाइन होता है एंटीबायोटिक्स का जो ग्रुप होता है केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, जैसे वेंकोमाइसिन, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है वेंकोमाइसिन। तो ये बात की थी हमने अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर, जो हमने दो ग्रुप बताए थे, एक तो एक्शन के आधार पर और एक केमिकल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन के आधार पर, और दूसरा अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। इस तरीके से हमने एंटीबायोटिक को दो भागों में डिवाइड किया था। अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक, यानी मैकेनिज्म एक्शन किस तरीके से वो बैक्टीरिया पर वर्क करता है, किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में मैकेनिज्म एक्शन होता है एंटीबायोटिक। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी एंटीबायोटिक किस तरीके से बैक्टीरियल ग्रोथ पर या बैक्टीरिया पर वर्क करता है, वो कैसे उसे इनवीट करता है और डिस्ट्रॉय करता है। तो 5 बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, यानी इसके 5 बेसिक एक्शन हैं जो कि एंटीबायोटिक के, जो कि बैक्टीरिया पर वर्क करते हैं। तो पहला है inhibition of cell wall synthesis। यानी कि इनवीट कर देता है सेल वॉल सिंथेसिस को, यानी सेल वॉल की सिंथेसिस को होने से रोक देता है। जैसे कि इसमें एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन है, सीफालोस्पोरिन है, ये क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा है, जैसे कि पेनिसिलिन, ये क्या करता है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनवीट कर देता है और जिससे कि वो
बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी जो इन्फेक्शन है वो इनबीट हो जाता है, यानी कम हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा है, सेकंड इज इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन तो जो दूसरा है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, कम कर देते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है। आप लोगों को पता ही है कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। ये जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन, ये क्या करता है, 50S राइबोसोम्स की जो सब यूनिट है 50S उसको बाइंड कर देता है और उसके कारण प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो रुक जाती है और इसके कारण बैक्टीरियल ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसी तरीके से जो थर्ड नंबर है, इसी तरीके से जो प्रोटीन सिंथेसिस है टेट्रासाइक्लिन और एक क्लोरमफेनिकोल है, वो क्या करता है, 50S, टेट्रासाइक्लिन 30S को बाइंड करता है, ऐसे ही क्लोरमफेनिकोल ये करता है 50S को बाइंड राइबोसोम्स। तो इस तरीके से ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं और उसके कारण बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक का तीसरा वो है एल्ट्रेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तीसरा क्या है, एल्ट्रेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका एल्ट्रेशन यानी ब्रेकिंग कर देते हैं, जो बैक्टीरियल सेल है उसको ब्रेक कर देता है। जैसे कि कौन सा एंटीबायोटिक है, जैसे पॉलीमाइसिन्स। जो पॉलीमाइसिन्स एंटीबायोटिक होते हैं वो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको ब्रेक कर देता है बैक्टीरियल सेल और उसके कारण बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद अपने बात करते हैं हम फोर्थ मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। तो फोर्थ जो है वो है इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। इनहिबिशन ऑफ जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है, जैसे कि फ्लूरोक्विनोन्स है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, डेटिफ्लॉक्सासिन है, ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं डीएनए जो गायरेज होता है। जो डीएनए गायरेज एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है, तो वो उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। किसको, गायरेज को, जिसके कारण डीएनए की जो सिंथेसिस है, जो रीएप्लिकेशन है वो रुक जाती है और उसके कारण क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस रुक जाता है और उसके कारण बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरीके से जो इसमें एग्जांपल है वो क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक, डेटिफ्लॉक्सासिन एक्सेट्रा। जो फ्लूरोक्विनोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसके कारण बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरीके से पांचवा जो मैकेनिज्म एक्शन है एंटीबायोटिक का वो है एंटी मेटाबोलाइट एक्टिविटी। एंटी
मेटाबोलाइट एक्टिविटी। एंटी मेटाबोलाइट एक्टिविटी जो है, यानी जो आप लोगों को पता ही है कि जो सेल है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड यानी पावा। पावा ए पार्ट ऑफ फॉलिक एसिड। तो पावा क्या है? पैरा अमीनो व्यंजक एसिड। तो वो जरूरी है, वो क्या है कि वो बैक्टीरिया के द्वारा जो फॉलेट का सिंथेसिस होता है उसके लिए पावा बहुत आवश्यक है। तो ये क्या करता है? ये उसको मिनिमाइज कर देता है, इनवीट कर देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया फोलाइट जो का सिंथेसिस नहीं कर पाता और उसके कारण बैक्टीरिया ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरीके से कुछ एंटीबायोटिक हैं जो क्या करते हैं, एंटीबोलाइट एक्टिविटी को जो पावा है उसको इनवीट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एंटी ट्यूबिकुलर जो एंटी कैंसर ड्रग है वो इसी बेस पर वर्क करती हैं और एंटीबायोटिक वो उसको ग्रोथ को रोक देती है। थैंक यू।